हेलो एवरीबॉडी। आज ना इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ द सॉइल फेलियर। हम लोगों ने शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, फाउंडेशन इंजीनियरिंग बहुत डिटेल में पढ़ लिया, सारे फॉर्मूले याद कर लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लियर है। बट एक्चुअली में अगर हमको नहीं पता कि सॉइल में फेलियर कैसे होता है तो शायद वो पढ़ा लिखा आप लोगों के लिए बेकार हो सकता है। सो इन द टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द सॉइल फेलियर कंडीशन। तो एग्जाम्पल के साथ फिनोमिना को समझने की कोशिश करना। सपोज ये आप लोगों का ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल के नीचे मैंने कोई सॉइल का मास कंसीडर किया है। आई ऑलरेडी नो इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर एनी काइंड ऑफ द सॉइल मास, तो इस सॉइल मास के ऊपर हर डायरेक्शन में एक प्रेशर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मुझे पता है ये प्रेशर सॉइल पे चारों तरफ से लगता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से आपके सॉइल पे ये प्रेशर लगता है। इस प्रेशर को हम कहते हैं कि सॉइल मास पे जो ये प्रेशर है ये कांस्टेंट लगता है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि शुरू में इनिशियली जो आपके सॉइल पर ये प्रेशर लगता है, व्हाई डू वी कंसीडर इट एज द कांस्टेंट प्रेशर। इस फिनोमिना को समझते हैं कुछ हेल्प की मदद से। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर एक लोड लगाया और अर्थ पर आपने ग्राउंड सरफेस पे एक लोड लगाया। आपको पता है इस लोड का इफेक्ट एक पर्टिकुलर डेप्थ तक लगता है, उस डेप्थ के बाद आपके लोड का इफेक्ट लगना बंद हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर डेप्थ तक ही क्यों लगा? क्योंकि इसका ना पर्टिकुलर ये जो लोड इफेक्ट है ये इंक्रीज होता है सरफेशियल एरिया के साथ। अब लोड इंक्रीज होता रहता है, एरिया बढ़ता है तो प्रेशर इफेक्ट कम होता है ना, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स उतना ही है, एरिया बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोड आप लोगों का ट्रापेजोइडल फॉर्म में स्प्रेड होता है। तो एरिया बढ़ता जाता है, प्रेशर का इफेक्ट कम होता जाता है। तो एक ऐसा डेप्थ आता है जहां तक सिग्निफिकेंट आप लोगों को लोड का इफेक्ट मिलता है, उसके बाद उसका इफेक्ट बंद हो जाता है। तो हमने यहाँ पर कहा कि इफ आई आर गोइंग टू कंसीडर द सॉइल मास और ये एक पर्टिकुलर डेप्थ तक है, तो आपके अर्थ पे जो भी लोड लग रहा है, ऊपर से आपकी अर्थ पे जो भी लोड लग रहा है, वो लोड आप कंसीडर कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर डेप्थ तक खत्म हो गया, उसके नीचे आपने एक सॉइल के मास को कंसीडर किया है। यानी वो जो सॉइल मास है उस सॉइल मास पे आपके सिर्फ उसके आसपास की सॉइल का ही स्ट्रेस लग रहा है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर दिस टू बी द कांस्टेंट प्रेशर इन द इनिशियल कंडीशन। और इसी प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर का। वी कॉल दिस प्रेशर एज द कन्फाइनिंग प्रेशर। अब समझने की कोशिश करो, आपके सॉइल पे चार कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है। वन इज द कॉम्प्रेशन, अनदर वन इज द टेंशन, अनदर वन इज द बेंडिंग एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड शीयर। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि आपके सॉइल पे फ्रॉम द ऑल फोर डायरेक्शंस कॉम्प्रेशन एग्जिस्टेड। आपके सॉइल पे सारी डायरेक्शन से कॉम्प्रेशन लग रहा है। कॉम्प्रेशन लगने का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रेशन लगने का एक ही मतलब होता है कि आपकी सॉइल जो है उसके अंदर जो वॉइड्स हैं वो नेग्लिजिबल हो चुके हैं। यानी आपके वॉइड्स जितने कम हो सकते थे उतने ज़्यादा कम हो गए हैं। अब आपकी मिट्टी में सिर्फ सॉलिड एग्जिस्ट कर रही है, वॉइड्स बिल्कुल ख़त्म। और उसी सॉइल को मैं कहता हूँ कॉम्पैक्टेड सॉइल। तो जब कॉम्पैक्शन हो रही है, कंप्रेशन हो रही है सॉइल पर, तो आपके वॉइड्स बिल्कुल ख़त्म है, सॉलिड पास पास आ गए। यानी मिट्टी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, मिट्टी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आई कैन से व्हेनेवर देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली द सॉलिड पार्टिकल्स इनटू द सॉइल, सॉइल फेल नहीं हो सकती, सॉइल स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है। तो कॉम्प्रेशन में तो आपका फेलियर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये हमको समझ आया। नाउ वी नीड टू गो फॉर द टेंशन। अब मिट्टी के इस मास को देखो, आई कैन डेफिनेटली से कि ये सॉइल का जो मास है ये सारी तरफ से किसी भी हालत में टेंशन शो नहीं कर सकता, बिकॉज सॉइल ओनली इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉम्प्रेशन। टेंशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सारी तरफ से दबाव मिल रहा है। तो टेंशन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सॉइल। तो ये भी समझ आ गया कि इसमें फेल ही नहीं हो सकती जब एग्जिस्ट नहीं होगी। बट वेन एवर आई एम गोइंग टू कंसिडर द बेंडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय बेंडिंग? सपोज ये आपके सॉइल है, इफ आई विल बी गोइंग टू बेंड एनी काइंड ऑफ द मटेरियल, देन बेंडिंग होने पर आपका मटेरियल कुछ इस शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब भी ऐसी शेप में कन्वर्ट होता है तो अपर लेयर विल हैव द कॉम्प्रेशन एंड द लोअर लेयर विल हैव द टेंशन। तो कॉम्प्रेशन और टेंशन में फर्क क्या है थोड़ा समझ कर चलो। मैंने कहा जब बेंड होता है तो कॉम्प्रेशन ऊपर नीचे टेंशन आता है, इतना आप लोगों को पहले से पता है। टेंशन तो सॉइल में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना, टेंशन तो सॉइल में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली आई कैन से बेंडिंग भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता सॉइल में। थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझो,
आपको किसी भी मटेरियल को अगर बेंड करना है तो बेंड करने के लिए ये कंडीशन है कि एक ही डायरेक्शन में लोड होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी भी तरह का रिएक्शन या ऑपोजिट फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। इफ आई विल बी गोइंग टू पुट द फोर्स ऑन द सॉइल मास इन दिस मैनर, ऊपर से भी लोड दिया नीचे से भी लोड दिया, तो आप देखेंगे सॉइल मास बेंड नहीं हो पाएगा। बेंड होने का कंडीशन है कि ओनली देयर विल बी द लोड इन द वन डायरेक्शन, सेकेंड डायरेक्शन में लोड नहीं होगा, तो बेंडिंग भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिकॉज यहां तो सारी डायरेक्शन में लोड लग रहा है। नाउ द फोर्थ वन इज द shear फेलियर। ये ही है जो मिट्टी में फेल कंडीशन एग्जिस्ट करवाता है। अब ये shear क्या है वो आपको मैं थोड़ा सा इलाबोरेट कर देता हूं। किसी भी सरफेस पे जब पैरेलली फोर्स लगाया जाता है और पैरेलल फोर्स लगाने से वो सरफेस, सपोज ये सॉइल का मास है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, पैरेलली फोर्स लगा सॉइल के मास पे और एक सरफेस नीचे गया एक सरफेस ऊपर आया, जब इस तरीके की कंडीशन एग्जिस्ट होती है इसको कहते हैं shear फेलियर। आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा। तो सॉइल में shear फेलियर ही होता है। अब वो कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझकर चलते हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द shear कंडीशन, तो देखो मिट्टी के अंदर आपकी shear स्ट्रेंथ किस तरीके से आती है। आपने सॉइल मैकेनिक्स के shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल चैप्टर में पढ़ा है। द shear स्ट्रेंथ कैन बी ड्यू टू द थ्री रीजंस। One is the interlocking, another one is the cohesion, and the third one is the friction. Now I need to tell you some different condition regarding the failure of the soil. What is interlocking? Whenever I am going to consider the angular particles, तो angular particle आपस में interlock हो जाते हैं। और suppose आपके ये दो particle हैं, ये आपस में interlock हो गए, आपस में बंध गए। When the load will be going to place over these two particles, but ये move तो नहीं कर पा रहे। जब ये मूव नहीं कर पाएंगे तो एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे तो ताकत शो करेंगे बिकॉज एकता में बल होता है, यूनिटी इज हैविंग सम स्ट्रेंथ। तो इंटरलॉकिंग से shear स्ट्रेंथ आता है। बट जब मैं बात करता हूँ क्ले पार्टिकल्स की, तो उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उनमें इंटरलॉकिंग बन नहीं पाती। पार्टिकल्स जब बड़े होते हैं तो ही इंटरलॉकिंग आता है। इंटरलॉकिंग विल बी द फंक्शन फॉर द कोर्स पार्टिकल्स। बट जब मैं बात करता हूँ फाइन पार्टिकल्स की, तो फाइन पार्टिकल विल हैव द पावर ऑफ कोहेजन, चार्ज होता है उनमें, और कोहेजन के कारण दे जस्ट स्टिक टू ईच अदर। जब कोहेजन के कारण पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपकते हैं तो विदाउट द इंटरलॉकिंग दे शो सम सॉर्ट ऑफ द स्ट्रेंथ। व्हाट इज कोहेजन? इट इज द लव बिटवीन द टू पीपल। व्हाट इज लव? अ बॉन्ड, अ स्ट्रेंथ। कितना भी फोर्स लगा लो, इफ देयर इज लव तो वो कमजोर नहीं होता। ऐसे पार्टिकल्स के बीच में लव है, कोहेजन है, जिसके कारण दे शो सम सॉर्ट ऑफ द स्ट्रेंथ टुवर्ड्स द फेलियर कंडीशन। तो वहां मिट्टी के अंदर जो shear स्ट्रेंथ आती है वो कोहेजन के कारण आती है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइन पार्टिकल्स, ऑल्सो देयर इज वन कंडीशन दैट इज नोन टू बी एज द फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? लेट मी टेल यू द कंसेप्ट। सपोज दिस इज माई हैंड एंड आई एम गोइंग टू रब माई हैंड ओवर दिस पर्टिकुलर सरफेस। तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू स्क्रोल माई हैंड ओवर दिस सरफेस, तो मुझे एक कुछ ऐसा खुरदुरापन सा नजर आ रहा है, हल्का फुल्का। बट सपोज दिस इज माई डस्टर एंड इफ आई विल बी गोइंग टू स्क्रोल माई फिंगर ओवर दिस डस्टर, तो मुझे ज़्यादा हार्डनेस नजर आ रही है, ज़्यादा रफनेस नजर आ रही है। तो ज़्यादा रफनेस नजर आ रही है मीन्स इट प्रोड्यूसिंग सम सॉर्ट ऑफ मोर फ्रिक्शन ओवर माई फिंगर। तो अब फ्रिक्शन समझ आया। जब पार्टिकल एक दूसरे से स्लाइड नहीं हो पाते उसको कहते हैं फ्रिक्शन। वैसे फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करो। सपोज देयर आर टू टाइप ऑफ द सॉइल, वन सॉइल है और दोनों ही मिट्टी को आपने सरफेस पे जमीन पे छोड़ दिया। एक मिट्टी यानी वन टाइप ऑफ द सॉइल जस्ट पुट इटसेल्फ ओवर द सरफेस इन दिस कंडीशन। एक मिट्टी जो जमीन के ऊपर डाली गई है वो आपके अर्थ पे इस तरीके से फेलियर, मतलब इस तरीके से एग्जिस्टेंस शो कर रही है, थोड़ा सा हीप बना रही है। दूसरा मिट्टी आपका इस तरीके से एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल फिनोमेना के साथ। मान लीजिए ये आपका सैंड है और ये आप लोगों का ग्रेवल है। आपने जस्ट अपनी ट्रॉली से सैंड और ग्रेवल को जमीन पे छोड़ा एंड यू विल ऑब्जर्व कि आपका ग्रेवल ज़्यादा ऊंचाई के साथ हीप बनाएगा, आपका सैंड कम हीप बनाएगा। देयर विल बी द लेसर हीप। व्हाट डज इट मीन? आपके ग्रेवल के पार्टिकल्स में फ्रिक्शन ज़्यादा है, सैंड के पार्टिकल्स में फ्रिक्शन कम है। ठीक है। एंड आई नीड टू टेल यू वन थिंग, अगर मैं इस फ्रिक्शन की बात करता हूं तो यहां से एक प्रैक्टिकल कंडीशन आती है। जब भी आप लोगों का shear फेलियर होता है तो shear फेलियर मेजरली फ्रिक्शन फेलियर की वजह से ही होता है।
whenever you will be going to observe the shear failure in the soil, you will observe कि आपकी soil जब भी shear fail होता है, let me tell you one condition. Suppose this is your retaining wall. ये आप लोगों की एक retaining wall है और इसके पीछे आपने soil को fill कर रखा है. जब आपकी retaining wall under the influence of the pressure from the soil आगे की तरफ shift होती है, जिसको हम एक्टिव कंडीशन का नाम देते हैं, तो एक्टिव कंडीशन में आपकी सॉइल वॉल जब आगे शिफ्ट होती है तो आपकी सॉइल ना इस तरीके से आगे शिफ्ट हो जाती है. तो कुछ सॉइल आगे शिफ्ट होती है एंड यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पर एक फेलियर प्लेन बनता है. यहाँ की मिट्टी सडनली आगे शिफ्ट हो जाती है, तो यहाँ एक आपको फेलियर प्लेन दिखता है. इस फेलियर प्लेन को हम कहते हैं कि इट इज ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शनल कॉज. आपके पार्टिकल्स के बीच में अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होता तो ये मिट्टी आगे शिफ्ट नहीं हो पाती और ये मिट्टी अपनी स्ट्रेंथ शो कर देती. सो शियर फेलियर क्या है? यही है. यहाँ की मिट्टी आगे की तरफ फोर्स हो गई है, यहाँ की मिट्टी अपनी पोजीशन पे इंटेक्ट है, तो देयर विल बी द फेलियर प्लेन, और इसी फेलियर प्लेन को मैं कहता हूँ शियर फेलियर प्लेन. आपकी मिट्टी में जो शियर फेलियर होता है वो फ्रिक्शनल कॉज के कारण ही होता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है. डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स. बाय.